नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो ईरान में और मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जो हम शुरू से कह रहे थे वो सच साबित हो रहा है। अमेरिका इजराइल के कहने में आकर जल्दी जल्दी जो उसने जंग शुरू की है, जितनी अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग थी वो सारी प्लानिंग ईरान ने एक के बाद एक फेल कर दी है। मार्क रूबियो का एक बयान आया है। मार्क रूबियो अमेरिका का विदेश मंत्री है, आप जानते हैं। उसका एक बयान आया है। बयान में कहता क्या है कि अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ाई शुरू की क्योंकि इजराइल हमला करने वाला था। अब बहुत सारे किस्से कहानियां चलाई जा रही हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं। कुछ पुराने एक्सपर्ट हैं जो नई नई कहानियां बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि बातचीत चल रही थी, विटकाफ ने कुछ कहा तो उस पर अरगाची चिल्ला पड़े। अरागची के चिल्लाने के बाद ही ये तय हो गया था युद्ध होगा। अब ये बात इतनी शीशे की तरह से साफ है कि 1 महीने पहले से पूरी प्लानिंग बनी हुई थी। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए हैं तो भी हमले की डेट वगैरह सब कुछ पहले से फाइनल थी, और ये फाइनल इजराइल ने किया था, ईरान ने नहीं किया था। ये फाइनल जो किया था हमला, वो इजराइल ने किया था। और इजराइल के कहने पर या एप्स्टीन फाइल के डर से ट्रंप इस हमले में शामिल हुआ है। ट्रंप से बताया गया था कि 2 से 3 दिन में मामला निपट जाएगा। ईरान पर हमला होगा, खामनेई साहब को मार दिया जाएगा, ईरान की सारी जनता सड़क पर चली आएगी और उसके बाद सरकार बदल जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी। ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग के साथ ट्रंप आया था, बड़ा उछलता हुआ, कूदता हुआ, बड़ी बड़ी बातें करता हुआ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जब पहले दिन के बाद, खामनेई साहब की हत्या के बाद ईरान की जनता सड़क पर उतरी है और ईरान की आर्मी ने 1 घंटे के भीतर जवाब देना शुरू किया है, और ना केवल इजराइल में जवाब देना शुरू किया है बल्कि अमेरिका के एयर बेसिस को निशाना बनाना शुरू किया है। तब ट्रंप के सुर बदले, और वो बदलने के बाद कहता क्या है कि समझौता करने के लिए ईरान तैयार है, मैं भी तैयार हूं। और उसके बाद अली लारिजानी का बयान आता है कि हम किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं। उसके बाद ट्रंप बातें तो बहुत कर रहा है, लेकिन ट्रंप के हालात क्या हैं, ये जो वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इससे समझ में आ जाएगा। चेहरा उतरा हुआ, उत्साह पूरा गायब, और साफ दिखाई दे रहा है कि बेटा हम तो फंस गए। और ये कंडीशन है, अमेरिका इजराइल के कहने पर एक ऐसी बेवकूफी में फंसा हुआ है जिसको लेकर पूरे अमेरिका में किरकिरी हो रही। एक और बात यहां पर बता देना जरूरी है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कल जंग में जो कुछ हुआ है वो डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल पूरे गोदी मीडिया ने और सो कॉल्ड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक चिट्ठी चलानी शुरू की और ये कहना शुरू किया कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अमेरिका के साथ आने वाले। पूरी खबर ऐसी बनाई गई जैसे बस अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के जहाज अपने अपने इलाकों से चलने वाले हैं और वो मिडिल ईस्ट पर आक्रमण करने वाले हैं। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये, ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं ये इजराइल और अमेरिका की तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, मैं इसकी वजह में जाऊंगा नहीं, जो सामने दिख रहा है वो मैं बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि शायद इन लोगों को, इनके जो एक्सपर्ट हैं, इनको चिट्ठियां भी कायदे से पढ़ने नहीं आती। आज के जमाने में बहुत आसान काम है, किसने क्या कहा, किस देश का क्या स्टैंड है, अगर ये जानना है तो सीधे वहां के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति के अकाउंट पे चले जाइए, वहां से सब पता चल जाता है। मैंने सुबह सुबह वीडियो लगा दिया था स्ट्रेमर का, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, उसने बिल्कुल क्लियर कहा था कि इराक वाली गलती हम दोहराने नहीं जा रहे। इराक में जो गलती हमने की थी हम दोहराने नहीं जा रहे। ये हमारी लड़ाई नहीं है। हम अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से ईरान के साथ लड़ाई करने नहीं जा रहे। फ्रांस ने ये बात पहले ही बिल्कुल साफ साफ कर दी थी कि ये बहुत बड़ी गलती है, जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ है उसका हक किसी को नहीं था और फ्रांस उसमें साथ नहीं है। जर्मनी का कुछ क्लियर नहीं है, जर्मनी कुछ भी कर सकता है, जर्मनी के बारे में मैं बहुत श्योर नहीं। लेकिन अभी तक जर्मनी का भी ऐसा कोई सीधा बयान नहीं आया है कि वो इस जंग में मदद करने के लिए आ रहा है अमेरिका और इजराइल की। तो एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए कि वो झूठी खबर चलाई गई पूरे गोदी मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस आ रहे हैं अमेरिका के साथ लड़ाई करने। दरअसल साइप्रस, आप जानते हैं, साइप्रस बगल में है, और साइप्रस में ब्रिटिश जो आरएएफ है, रॉयल एयरफोर्स है, उसका बेस है। उस बेस का इस्तेमाल किया गया था ईरान पर हमले के लिए। तो ईरान ने साइप्रस के ऊपर बम गिराए, एयरबस के ऊपर मिसाइल गिराए।
एयरबेस जो है वहां का नुकसान पहुंचा और उसके बाद साइप्रस ने हाथ खड़े कर दिए। ब्रिटेन से भी कह दिया कि हम इस इलाके का आपको इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे, हम इस जंग में नहीं शामिल हैं, ना हम इजराइल की तरफ से शामिल हैं और ना हम ईरान की तरफ से शामिल हैं। उसके बाद ब्रिटेन का यह बयान आना स्वाभाविक है कि हमारे जो वहां पर अड्डे हैं, हम उन अड्डों की सुरक्षा करेंगे। जाहिर है कोई भी देश अपने अड्डों की सुरक्षा करेगा। तो इसको ऐसे बना दिया गया जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी मिलकर इसराइल की मदद करने वाले हैं। ये बिल्कुल झूठी खबर है, कहीं से ये सच नहीं। इस तरह की तमाम झूठी खबरें चल रही हैं और ट्विटर तो झूठी खबरों का अड्डा बन गया है। एक लड़की का अकाउंट दिखाई देता है जो बताती है कि वो ईरानी है, और जो एक पूरा कंसेप्ट बनाया गया है, जो पूरा एक परसेप्शन बनाया गया है कि ईरान की औरतें खामनेई के खिलाफ थी, ईरान की औरतें सारे गवर्नमेंट के खिलाफ थी और हैं, उसका दिखाने के लिए वो लड़की लगातार ईरान गवर्नमेंट के खिलाफ लिखती रहती। उसका जरा सा रिसर्च कीजिए तो आपको ये मिलेगा कि वो किसी ईरानी लड़की का अकाउंट नहीं है, वो बिहार के चंद्रेश बाबू का अकाउंट है। उसका पुराना ट्वीट आपको मिल जाएगा जिसमें वो लिखता है कि मेरा नाम चंद्रेश है, मैं ट्विटर पर नया नया आया हूं, मुझे फॉलो कर। अब उस अकाउंट को खरीदा गया, वो अकाउंट इसराइल के लिए काम कर रहा है, मोसाद के लिए काम कर रहा है, या फिर मौके का फायदा उठाने के लिए वो ये काम कर रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन इतना तो क्लियर है, निकाल के मैंने दिखा दिया कि वो अकाउंट एक बिहारी लड़के का है, किसी ईरान की महिला का नहीं। तो ईरान की महिलाएं क्या कर रही हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि 100% महिलाएं खामनेई के साथ, लेकिन कल जो सीन ईरान में दिखाई दिए हैं, लगातार बमबारी के बावजूद सैकड़ों हजारों महिलाएं कफन ओढ़कर सड़क पर निकली, ये जताने के लिए कि हम ईरान के लिए शहीद होने को तैयार। ईरान की सड़कों पर लगातार लोग आ रहे हैं, बावजूद इसके कि ईरान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, इसके बावजूद लोग लगातार सड़कों पर आ रहे हैं अपनी सत्ता के समर्थन। और ईरान ने ऐसे खेल में फंसा दिया है अमेरिका और इजराइल को कि उनकी समझ में नहीं आ रहा ईरान कर क्या रहा है। पिछली बार 12 रोजा जंग के दौरान आप देखेंगे तो एक साथ 50 मिसाइलें फेंकी जाती थी। 50 में कुछ मिसाइलें जमीन पर जाती थी, कुछ रास्ते में कतर किसी को इंटरसेप्ट कर ले रहा है, किसी को कोई इंटरसेप्ट कर ले रहा है, कुछ इजराइल में इंटरसेप्ट हो जाती थी। इसके बावजूद 12 रोजा जंग में कितना नुकसान हुआ था वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा। इस बार ईरान ने अपनी टैक्टिक्स पूरी बदल ली। पहला तो जो मैंने आपको बताया कि ब्लाइंड करना, जितने इनके बेसेज हैं सारे बेसेस पर जबरदस्त हमला किया है। कुवैत का एयरबेस इनका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कुवैत में मिलियन डॉलर लगाकर बनाया हुआ जो रडार है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सबसे बुरा जो हाल है वो बहरीन में। बहरीन आप जानते हैं 80% शिया है और 20% सुन्नी है वहां पर, लेकिन वहां के शासक सुन्नी है और वहां की जो सुन्नी जनता है वो भी उनका बहुत समर्थन नहीं करती। ये बात बहुत क्लियर समझ लेनी चाहिए कि खामनेई साहब की हत्या के बाद, खामनेई साहब की शहादत के बाद हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बाकी सारे मुल्क हो, शिया सुन्नी वाला मामला काफी हद तक खत्म हो गया है। लोग नहीं देख रहे हैं और सब खामनेई को शहीद भी मान रहे हैं, अपना लीडर भी मान रहे हैं। बहरीन के अंदर जिस तरह के अटैक ईरान ने किए हैं, खास तौर पे एक होटल के कमरे में अटैक होता है और पता ये चलता है कि अमेरिका के एजेंट, अमेरिका के आर्मी के लोग उस होटल के कमरे में रुके हुए हैं। अब ये खबर अगर ईरान के पास पहुंच रही है, ये इंटेलिजेंस अगर ईरान के पास पहुंच रहा है, तो इसके मानी क्या है आप समझ सकते हैं कि बहरीन की जनता, बहरीन के सरकार में बैठे हुए बहुत सारे लोग और बहरीन की आर्मी में बैठे हुए बहुत सारे लोग ईरान को सीधी खबर पहुंचा रहे हैं। ये बहरीन के शाह के लिए बेहद बड़ी खतरे की घंटी है। सारी बंदिशें तोड़कर लोग सड़क पर उतर रहे हैं और अमेरिका के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर बहरीन के शाह बहुत ज्यादा साथ देंगे तो वहां सत्ता पलट सकती। अब बहरीन में देखिए 5th फ्लीट है अमेरिका की, और 5th फ्लीट बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चलती है, वही है जिससे सारा इंटेलिजेंस मिलता है और वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी हमलों में। इस 5th फ्लीट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। वहां के एयरबेस को नाकाम कर दिया है, वहां का एयरबेस अब यूजेबल नहीं रहा है। वहां से अमेरिका के प्लेन्स, अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उड़ान भी भरने की कंडीशन में नहीं बचे हैं। तो बहरीन और कुवैत, दो जगह की तो कंफर्म न्यूज है कि पूरी तरह से वहां का एयरबेस तबाह कर दिया गया। रियाद में जो कल हुआ, आरमको के आयल सेंटर पे हमला हुआ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ईरान क्यों हमला करेगा।
फिर यह पता चला कि हूथी ने हमला किया है। वो भी समझ में नहीं आया कि ईरान से पूछे बिना, ईरान की मर्जी के बिना हूथी कैसे हमला कर सकता है। अब ईरान का ये कहना है कि ये हमला हमने नहीं किया था। ये हमला जो हुआ था वो इज़राइल की तरफ से हुआ था, और ये इज़राइल का खेल समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि टकर कार्लसन आप जानते हैं, बड़े पत्रकार हैं, अभी इज़राइल में थे, माइक हक्काबी का इंटरव्यू उन्होंने ही किया था। उन्होंने जो कल वीडियो किया है उसमें ये कहा है कि कुवैत में और सऊदी के आयल सेंटर आर्मको पर जो हमले हुए हैं, ये हमले ईरान ने नहीं, ये हमले इज़राइल ने किए। अब कोई सोच सकता है कि सऊदी अरबिया पे इज़राइल क्यों हमला इस समय करेगा? बहुत सीधी-सी बात है। फ़ॉल्स अलार्म जगाने के लिए। ईरान लगातार हमले कर रहा है। नो डाउट हमले कर रहा है, चाहे वो यूएई हो, चाहे बाकी सारे अरब स्टेट हो। लेकिन अभी तक उसके हमले सिविलियन स्थानों पर नहीं हुए। उसके हमले ऑयल सेंटर्स पे नहीं हुए हैं। वो अरब मुल्कों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो जो हमले कर रहा है वो केवल या तो अमेरिकन सेंटर्स पे कर रहा है या उन अड्डों पे कर रहा है जहां मोसाद, सीआईए या अमेरिकन आर्मी के लोग छिपे हुए हैं। और इस बात की ताकीद कल कान ने भी की थी कि जिस फ्लैट पर हमला उन्होंने किया था, उस फ्लैट में अमेरिका के लोग रह रहे थे, अमेरिकन आर्मी और सीआईए के लोग रह रहे थे। यही वजह ज़रूर है, सारे के सारे अरब स्टेट नाराज हैं, लेकिन कोई ईरान के खिलाफ हमला करने की बात नहीं कर रहा है। सऊदी अरबिया ने भी ये बात कही है कि हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे। अब ये चीज़ इज़राइल को परेशान कर रही है, खुद तो फँस गया, बुरी तरह से उलझ गया। 3 दिन की वार कह के अमेरिका को फँसाया था, वार लगातार लंबा चल रहा है। अब इसमें ईरान के खिलाफ जितने लोग हो जाएं, ईरान के खिलाफ आक्रमण करने वाले जितने लोग हो जाएं, इज़राइल का उतना फायदा है। तो सऊदी अरब और कुवैत में हमला करा के ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि इज़राइल चाहता हो कि इनकी सीधी दुश्मनी हो जाए, में अरब कंट्रीज शामिल हो जाए। टकर कार्लसन बता रहे हैं कि इज़राइल ने हमला कराया है, आज नहीं तो कल सऊदी अरबिया को ये पता तो चल ही जाएगा कि आर्मको पर हमला किसने कराया है, और अगर इज़राइल ने हमला कराया होगा तो एक बात आप बहुत क्लियर समझ लीजिए कि इसके असरात बहुत बड़े होंगे। उधर ईरान ने जो पॉलिसी अपनाई है, वो लंबी लड़ाई की पॉलिसी है। लगातार धीमी-धीमी, ठीक है, आप हमारे यहाँ कारपेट बॉम्बिंग करोगे, हम तेल अवीव में जाकर 10 बिल्डिंगें गिरा देंगे। हम तेल अवीव में जाकर आपके 10 अड्डे गिरा देंगे। लेकिन 4 दिन में लड़ाई नहीं खत्म होगी, लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। अमेरिका की दिक्कत क्या है? एक तरफ लगातार स्टॉक पाइल्स खत्म हो रहे हैं। रूबियो का बयान क्या था कल जब वो बोल रहा था, तो उसने कहा कि अमेरिका बड़ी मुश्किल से महीने में 3 या 4 इंटरसेप्टर मिसाइल्स बना पाता है। जबकि ईरान जो है वो 100 से ज्यादा मिसाइल बना लेता है एक महीने। ये तो एक बात। ड्रोन्स का आप देखिए, ईरानी ड्रोन जो है वो $3,500 के पड़ते हैं। हद से हद जो महंगे ड्रोन है उनके जो वो बना रहे हैं वो $35,000 के आसपास के पड़ते हैं। जबकि हरमस और बाकी अमेरिका जो ड्रोन बनाता है वो मिलियंस के हैं। 4 मिलियन का एक हरमस पड़ता है। 4 हरमस गिराए जा चुके हैं ईरान में, यानी आप समझिए कि 16-20 मिलियन तो अमेरिका के वैसे ही तबाह हो गए। तो स्टॉक पाइल जो है जिससे लगातार ईरान का उनको मुकाबला करना है इंटरसेप्टर मिसाइल्स की, वो लगातार खत्म हो रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अमेरिका के अखबार कह रहे हैं, ये बात अमेरिका के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस लड़ाई में अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है। 1945 के बाद अमेरिका ने कहीं कोई लड़ाई जीती नहीं है। हद से हद आप इराक का कह सकते हैं, लेकिन कहीं लड़ाई जीती नहीं है। लोगों को मारा है, ढेरों हत्याएं कराई हैं। जहां भी लंबी लड़ाई में फंसा है वहां से भागा है, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ऐसे बीसीओ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसलिए अमेरिका में कोई नहीं चाहता कि लड़ाई लंबी खींचे, और ईरान ने यहीं पे फंसाया हुआ है कि लड़ाई तो लंबी चले। और यही वजह है कि अमेरिकन बेसिस को वो लगातार तबाह कर रहा है कि आपकी क्षमताएं हम खत्म कर देंगे। कल सऊदी अरबिया के एक ऑफिशियल का वीडियो आ रहा था, वो कहीं बातचीत कर रहे थे किसी टीवी न्यूज पर। वो वीडियो आ रहा था जिसमें वो कहते हैं कि स्टॉक पाइल खत्म हो रहा है तो अमेरिका हमें बचाने की जगह सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचाने पर लगा हुआ है। ट्रंप से कहा गया स्टॉक पाइल खत्म हो रहा है, तो उसने कहा दुनिया के तमाम देशों में, बहुत सारे देशों में हमारे हथियार हैं, हम वो सब ले आएंगे। अब आर्मी के ऑफिसर कह रहे हैं कि सारे हथियार अगर इजराइल को ही बचाने में लगा देंगे तो बाकी जगहों पे जो हमारे दोस्त हैं उनका क्या होगा। साफ समझ में आ रहा है कि व्हाइट हाउस यानी ट्रंप इजराइल के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। कई बड़े लोग कह चुके हैं। राजदीप सरदेसाई ने अपने चैनल पर अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल
मैकग्रेगर से बात की। मैं आपको बताऊं कि ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट थे तो कैप्टन मैकग्रेगर इनके बड़े करीबी हुआ करते थे, यहां तक कि जर्मनी का उनको राजदूत बनाने की भी बात चल रही थी। उनको स्पेशल उनको सलाहकार बनाया गया था रक्षा मंत्रालय का। तो कर्नल मैकग्रेगर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और उनको टीवी चैनल पर लेकर आए राजदीप सरदेसाई। उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में दो तीन बातें कही। पहली बात तो ये कही कि व्हाइट हाउस जीत नहीं रहा है इस लड़ाई में। ईरान ने जो कुछ किया है वो अमेरिका और इजराइल ने सोचा भी नहीं था, और अमेरिका और इजराइल के लिए ये बहुत महंगा पड़ा। दूसरा, उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाइयां कभी अमेरिका जीतता नहीं है और ईरान में वो बहुत बुरी तरह से फंस रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही कि अमेरिका के हथियार लगातार खत्म हो रहे हैं और ये आगे बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। और चौथी बात उन्होंने कही कि साफ साफ लग रहा है कि अमेरिका अपने लिए नहीं इजराइल के लिए काम कर रहा है। व्हाइट हाउस हैज बीन सोल्ड, व्हाइट हाउस बेच दिया गया है। और अमेरिका किस तरह से चल रहा है ये समझना हो तो इससे समझिए। अपने इंडिया में हम प्रधानपति वगैरह की बात सुनते हैं। यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है आप जानते हैं? अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ट्रंप की पत्नी। मतलब महिला प्रधान होती है, उसकी जगह जाकर पति लोग बैठ जाते हैं, वहां तक तो देखा गया है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति किसी अधिकारी की जगह अपनी पत्नी को वहां पर भेजता है। और मैं आपको बता दूं कि इस पत्नी से ट्रंप की शादी जो करवाई थी वो एप्स्टीन ने करवाई थी। उनकी जो ये पत्नी है वो एप्स्टीन की बहुत करीबी रही। तो अमेरिका कैसे चल रहा है ये बात आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं। मैं फिर आपको कहूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान में कुछ नहीं दिक्कत है। ईरान में दिक्कतें हैं। ईरान पहले ही बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ था। एक लड़ाई, इसमें जो खर्चा है वो ईरान के लिए भी उठाना आसान काम नहीं है। कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, लोग लगातार मर रहे हैं, अस्पतालों पर हमला हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो ख्वाब था इनका कि ईरान की जनता सड़क पर आएगी और सरकार को पलट देगी, वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। यानी रेजीम चेंज की जो बात थी, तख्ता पलट की जो बात थी, शायद इजराइल और अमेरिका दोनों को समझ में आ गई है कि फिलहाल वो बात मुमकिन होती दिख नहीं रही। तो पहली हार तो यही हो गई। दूसरी बात, एक बात आप याद रखिएगा, ईरान बहुत बड़ा देश है। बहुत लंबी लंबी जंगें उसने लड़ी हैं, इराक के साथ 8 साल वॉर में रहा है। तो वहां लोगों को परेशानियां झेलने की आदत भी है और शहादत वहां एक वैल्यू है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन अमेरिका में 3 सैनिकों के मौत की खबर आती है। 3 तो ट्रंप साहब कह रहे हैं, ईरान का दावा है कि 250 से ज्यादा लोग मरे हैं। 3 सैनिकों की मौत की खबर आती है और अमेरिका में तमाशा मच जाता है, क्योंकि वहां कोई शहादत वैल्यू नहीं है। शेल्टर कैंपों में भाग भाग के इजरायलियों को जाना पड़ता है। 200 बिल्डिंगें तबाह होती हैं, सड़कों पे मलबा है, कई लोग मारे गए हैं और इजराइल में नेतन्याहू को गालियां पड़नी शुरू हो गई। इसलिए ईरान बहुत लंबी लड़ाई जारी रख सकता है। ये बात छोटे से देश ना इजराइल के लिए पॉसिबल है और ना अमेरिका के लिए पॉसिबल है। इसीलिए तमाम मुल्क जो अरब मुल्क हैं, वो बजाय ईरान से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से सीज फायर हो जाए। देखना यह है कि सीज फायर होता है या नहीं होता है। ईरान अगर सीज फायर करेगा तो इस बार बहुत अलग तरह की शर्तें रखेगा। इस बार वो अमेरिका के सामने आसानी से नहीं झुकेगा। फिलहाल ये जंग के हालात हैं। आगे भी जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स होंगे मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। मैं बार बार कहता हूं कि सबसे जल्दी की मुझे कोई जल्दी नहीं है। सबसे जल्दी खबर पहुंचाने का काम मेरा नहीं है। सबसे सही खबर पहुंचाने की मेरी कोशिश हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। बहुत शुक्रिया।